चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध लोक नर्तक कनक राजू का निधन हो गया है। ये किस नृत्य के लिए विख्यात थे? तो देखिए कनक राजू को आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये है कनक राजू। और ऑप्शन दिया देखिए कथक, मोहिनीअट्टम, कथकली और गुसाड़ी। तो कनक राजू जो है गुसाड़ी लोक नृत्य के लिए बहुत फेमस थे। इन्हें जो है इस नृत्य को विख्यात करने के लिए एक बार पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। क्या दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार भी एक बार इन्हें दिया गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि गुसाड़ी नृत्य क्या है। देखिए गुसाड़ी नृत्य जो है यह राजगोंड जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। और तेलंगाना में क्या होता है कि दीपावली के बाद एक उत्सव होता है जिसे कहते हैं डंडारी उत्सव। तो डंडारी उत्सव के दौरान यह गुसाड़ी नृत्य किया जाता है। और यह जो है तेलंगाना का एक लोक नृत्य है या फोक डांस कह सकते हैं आप इसे। तेलंगाना का लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है कि जो नर्तक होता है वो ढेर सारे मोर पंखों से तैयार होके, मतलब अपने सर पे ढेर सारे मोर पंखों को रखता है और एक चमड़े का बेल्ट या पेटी लपेटता है और उसके बाद वह डांस करता है। उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि कैसे होता है गुसाड़ी लोक नृत्य। तो देखिए गुसाड़ी लोक नृत्य के लिए जो है कनक राजू को वर्ष 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि गुसाड़ी लोक नृत्य में नर्तक जो होता है वो कैसे तैयार होता है। उसके शरीर पे मोर पंखों का एक बड़ा सा वो मुकुट लगा होता है और तमाम अंग वस्त्रों को धारण करके वह यह नृत्य करता है और पुरुष ही रहता है। अक्सर पुरुष लोक नृत्य है, ये पुरुष करता है इस नृत्य को। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें देखिए मुख्य रूप से यह पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक, तो ये हो गया लोक नर्तक कनक राजू के बारे में। और उन्होंने किस लोक नृत्य के लिए उन्हें जाना जाता है? तो गुसाड़ी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने हाल ही में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस नए पुरस्कार को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो देखिए केंद्रीय खेल मंत्रालय ने, देखिए ऑप्शन है एकलव्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए खेल मंत्रालय ने जो है उसने ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। लाइफ टाइम अचीवमेंट में जीवन भर की उपलब्धियों को सम्मानित किया जाता है। तो अब जो है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट के स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। खेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू किया गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2002 में की गई थी। ठीक है। खेल के क्षेत्र में आप बताइए कि सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो कौन सा है? वो ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1991-92 में। मेजर ध्यानचंद, सबसे पहले उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे बाद में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991-92। यह खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह द्वारा हाल ही में 21वीं पशुधन जनगणना की शुरुआत के साथ ही कितने मिलियन डॉलर के पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? फिर से सुनिए। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह द्वारा हाल ही में 21वीं पशुधन जनगणना की शुरुआत के साथ ही कितने मिलियन डॉलर के पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है 15 मिलियन डॉलर,
$20 मिलियन, $25 मिलियन और $30 मिलियन। तो इसमें सही होगा $25 मिलियन के फंड की शुरुआत की गई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में शुरू किया गया पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट की राशि जो है वह $25 मिलियन है और इस फंड का जो उपयोग है वह पशुओं में होने वाली जो विभिन्न बीमारियां हैं जैसे खुरपका, मुंहपका, गला घोंटू आदि जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में पहली पशुधन गणना कब हुई थी? तो 1919-20 में, आजादी से पहले भारत में पहली पशुधन गणना कब हुई थी? 1919-20 में हुई थी और तब से हर 5 वर्ष पे पशुधन गणना की जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लेते हैं जो मुख्य बातें हैं। देखिए इसमें एक प्रश्न और बन सकता है कि 21वीं पशुधन जनगणना की शुरुआत हुई है, यह इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि चौथी पशुधन जनगणना की शुरुआत की गई है, तो वह 21वीं है। और पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट कितने डॉलर का है? तो वह है $25 मिलियन का और इसका उपयोग पशुओं की बीमारियों को दूर करने में किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एशिया क्लीन एनर्जी समिट का आयोजन किस देश में किया गया है? क्या है? एशिया क्लीन एनर्जी समिट का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है सिंगापुर में। एशिया क्लीन एनर्जी समिट का जो आयोजन है यह सिंगापुर में किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए एशिया क्लीन एनर्जी समिट का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है? सबसे बड़ी बात यह है कि यह पहला ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स है, इसलिए यह और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले इसे इम्पोर्टेंट लगाएंगे और इसको कहीं नोट कर लेंगे। देखिए फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 है और इसमें जो भारत की रैंक है वो है 176। ठीक है, अब सोचिए कुल 180 देश हैं और भारत की रैंक है 176, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत की स्थिति खराब है। फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन के हिसाब से भारत खराब देशों की सूची में शामिल किया गया है। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है लग्जमबर्ग और दूसरे स्थान पे एस्टोनिया है, यह भी याद रखिएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए भारत खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है और 180 देशों के इंडेक्स में भारत का स्थान 176वां है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो देश है वो है किरीबाती, यह भी ध्यान रखिएगा। 180वां देश किरीबाती है, जबकि 176वां देश जो है वह भारत है। यह इंडेक्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यह फॉरेस्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन के लिए है और दूसरी बात यह है कि यह पहली बार जारी हुआ है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज का छठा प्रश्न है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? फिर से देखिए, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है रेचल गुप्ता। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला है रेचल गुप्ता और यह है पंजाब की निवासी। कहाँ की रहने वाली है? पंजाब की रहने वाली है और रेचल गुप्ता ने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल सौंदर्य प्रतियोगिता को जीता है और यह पहली भारतीय महिला बनी है ऐसा करने वाली। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो यह प्रतियोगिता हुई है, कौन सी? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल सौंदर्य प्रतियोगिता। इसका आयोजन स्थल है बैंकॉक। इसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है और रेचल गुप्ता यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और तीसरी एशियन भी है, यह भी ध्यान रखिएगा। रेचल गुप्ता यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है और तीसरी एशियन महिला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रही मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि एग्जाम कांकर चैनल पे जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है उसमें केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जाता है जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना लगभग 100% होती है। तो देखिए हर एक प्रश्न एक दूसरे से मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हाल ही में चर्चा में रही मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है, मनिका बत्रा का संबंध है टेबल टेनिस से। इनके बारे में आपने सुना होगा, कई बार इनसे संबंधित प्रश्नों को पूछा जा चुका है। यह टेबल टेनिस की भारत की शीर्ष खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग 24 है। 25 लोगों में 24वें स्थान पे ये हैं भी वर्ल्ड में। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए इनके बारे में जो कुछ खास बातें देख लेते हैं। देखिए मनिका बत्रा भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। हाल ही में इन्होंने फ्रांस में आयोजित WTT चैंपियंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, इसीलिए ये चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इन्होंने फ्रांस में आयोजित WTT चैंपियंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है? तो फ्रांस में आयोजित WTT चैंपियंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है, इसीलिए ये चर्चा में है। यह इंपॉर्टेंट है। अब देखिए WTT चैंपियंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली मनिका बत्रा भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चला कि मनिका बत्रा कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको फिर से दोहरा लीजिए। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो मनिका बत्रा का संबंध है टेबल टेनिस से। नेक्स्ट देखते हैं, मनिका बत्रा भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रांस में आयोजित WTT चैंपियंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है और ऐसा करने वाली वह भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी भी हैं, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के दूसरे शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन हैं जिन्होंने 2800 येलो रेटिंग का आंकड़ा प्राप्त किया है? तो भारत के ऐसे दूसरे शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिन्होंने 2800 येलो रेटिंग का आंकड़ा पार किया है। तो पहले देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर है अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी भारत के दूसरे शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने 2800 येलो रेटिंग का आंकड़ा प्राप्त किया है। अब देखिए जो येलो रेटिंग है यह जो है दो खिलाड़ियों के बीच जो सापेक्ष कौशल होता है, कौन ज्यादा टैलेंटेड है उस पे निर्भर करता है, कौन कितने अंतर से जीतता है उस पे निर्भर करता है, इसीलिए येलो रेटिंग दी जाती है। और येलो रेटिंग के जो निर्माता हैं वो अरपद ईलो है, अरपद येलो है, अरपद येलो ही है जो अमेरिकन है, एक फिजिक्स प्रोफेसर है अमेरिका के। इन्होंने जो है येलो रेटिंग का आविष्कार किया था। तो भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं अर्जुन एरिगेसी जिन्होंने 2800 येलो रेटिंग का आंकड़ा पार किया है। अब देखिए पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे जिन्होंने 2800 येलो रेटिंग का आंकड़ा पार किया था? तो वो थे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद के बाद अर्जुन एरिगेसी भारत के दूसरे शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने 2800 येलो रेटिंग का आंकड़ा प्राप्त किया है। तो दोनों को याद रखिएगा, पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद जिन्होंने 2800 येलो रेटिंग का आंकड़ा प्राप्त किया था, और दूसरे शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं अर्जुन एरिगेसी जिन्होंने 2800 येलो रेटिंग का आंकड़ा पार किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए हाल ही में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP के कानून के शासन के सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के कानून के शासन के सूचकांक में जो भारत का स्थान है वह है 98। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP के कानून के शासन के सूचकांक में भारत का स्थान 142 देशों में 98वां स्थान है। यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। WJP के कानून के शासन के सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 98वां है 142 देशों में। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक देश घोषित किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे पड़ोसी देश पाकिस्तान को दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक देश घोषित किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। जबकि दुनिया का सबसे खतरनाक देश यानी 142वें स्थान पे कौन है? तो वह है वेनेजुएला।
कौन है? वेनेजुएला है जो लास्ट नंबर पे है। तो यह याद रखेंगे। इस प्रकार जो है WJP वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में जो भारत का स्थान है वो 98 है, और दुनिया का तीसरा खतरनाक भारत का जो पड़ोसी देश है वह है पाकिस्तान है। अब देखिए वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में पहले 3 स्थान पे कौन से देश हैं? नंबर 1 पे है देखिए डेनमार्क, नंबर 2 पे नॉर्वे और नंबर 3 पे फिनलैंड है। यह भी याद रखिएगा। साथ ही WJP के संबंध में जान लेते हैं कि WJP की स्थापना हुई थी 2006 में, और इसकी स्थापना किया था विलियम एच न्यूकॉम और विलियम सी हबर्ट द्वारा हुई थी। अमेरिकन बार एसोसिएशन की अध्यक्षीय पहल के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, और साथ ही 21 भागीदारों ने समर्थन भी इसमें दिया था, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। WDC या वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। यानी WJP की जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी, विलियम एच न्यूकॉम और विलियम सी हबर्ट द्वारा अमेरिकन बार एसोसिएशन की अध्यक्षीय पहल के रूप में किया गया था। इसमें 21 भागीदार समर्थकों ने भी सहयोग दिया था। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 27 और 28 अक्टूबर के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो तथ्य थे। यह प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इन तथ्यों की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां इन तथ्यों की PDF उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेहनत से पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।